सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल में। दोस्तों, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान को भी अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके अच्छे कर्म ही उसकी पहचान बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि समय के अनुसार मनुष्य को, इंसान को जो दायित्व मिलते हैं, जो उद्देश्य मिलते हैं, उसको यदि वो ढंग से पूरा करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जिंदगी प्रकाशित होती है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी प्रकाश है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं लाइट। यह फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन है। 10th क्लास के अंदर इसको दिया हुआ है, 12th क्लास में इसको दिया हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी, सामान्यतः प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी ये टॉपिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश। कई पार्ट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो आप लगातार सभी प्रकार के भाग जो प्रकाश के मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, उनसे आप पूरी तरह से कनेक्ट रहें। सबसे पहले बात यह आती है कि आखिरकार ये प्रकाश होता क्या है। अपन दैनिक जीवन में बोलते तो हैं कि प्रकाश, लाइट, कमरे में कहते हैं लाइट चलेगी, इरे लाइट चलेगी भाई। तो ये लाइट आखिरकार है क्या कि लाइट जला, उजाला कर। ये जो लाइट है, उजाला अपन बोलते हैं, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषाओं में इसको कैसे बांधे। तो आप सोचिएगा, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, यदि जैसे ही मैं यहां पर लाइट को ऑफ कर दूंगा तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो मैं तो था यहां पर, लेकिन आपको चूंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जिसके कारण आप जो है मुझको देख रहे थे, उसको हटाने से मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहां पर ये जो लाइट है उसकी परिभाषा को इसी प्रकार से बांध सकते हैं कि आपको देखने में जो सहायक भूमिका अदा करता है उसी को अपन कहते हैं प्रकाश। अंधेरे कमरे के अंदर वस्तुएं होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। जैसे ही अंधेरे कमरे के अंदर लट्टू जलाते हैं, वस्तुएं दिखने लग जाती है। तो जो अदृश्य अर्थात जो दिखती नहीं है, उसको दृश्य में जो तब्दील कर दे, बस उसी का नाम प्रकाश है। और चूंकि प्रकाश को हम हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, और जिनको भी हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उसी को हम कहते हैं भौतिक अनुभव। इसलिए प्रकाश एक भौतिक घटना है, एक भौतिक अनुभव है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंख के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रकाश की बात आती है कि प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा मैंने यहां पर बताई, मैं इसको लिख रहा हूं आपको। ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर साइंस फर्स्ट जो टेलीग्राम है उस पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां से भी कनेक्ट रहिएगा, वहां पर आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी इसको देख सकते हैं। मैं पूरा इसको समझा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश जो है इसकी परिभाषा क्या है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वह भौतिक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जिसको महसूस कर सकते हैं। और भौतिक क्यों बोला, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से जिस भी चीज को महसूस किया जाता है बस वही भौतिक है। तो वह भौतिक अनुभव जिसकी सहायता से, वह भौतिक अनुभव जिसकी सहायता से अदृश्य को, अदृश्य अर्थात जो दिख नहीं रहा था, अदृश्य को दृश्य में बदला जा सकता है, दृश्य में बदला जा सकता है। अंधेरे कमरे के अंदर वस्तुएं तो होती है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं अर्थात प्रकाश वहां पर आता है, जो अदृश्य चीज थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, वही हमको दिखने लग जाती है। तो वह भौतिक अनुभव जिसकी सहायता से अदृश्य को दृश्य में बदला जा सकता है, उसी का नाम क्या है, प्रकाश है। ये जो प्रकाश है इसका अध्ययन फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसका नाम है प्रकाशिकी। तो प्रकाश का अध्ययन, अगली बात, बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसमें, तो छोटी छोटी बातें बहुत आती है। प्रकाश का अध्ययन जिसमें अपन करते हैं फिजिक्स की, उस शाखा का नाम है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी को अंग्रेजी के अंदर अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो प्रकाश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसका नाम है प्रकाशिकी। और आपको यहां पर इतनी सी बात और बता दूं, ये प्रकाशिकी जो है ऑप्टिक्स, ये भौतिक विज्ञान जो है, जो दो तरह की भौतिक विज्ञान होती है, एक होती है पुरानी और एक होती है नई। तो जो पुरानी भौतिक विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, उसकी शाखा है। तो याद रखें, प्रकाशिकी कोई आपसे पूछे कि प्रकाशिकी कौन सी भौतिक विज्ञान की शाखा है, तो यह
क्लासिकल फिजिक्स हिंदी में बोले तो चिरसम्मत भौतिकी अर्थात बूढ़ी जो फिजिक्स है उसकी शाखा है। तो प्रकाशिकी चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स की शाखा है और इसमें अपन प्रकाश का अध्ययन करते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि प्रकाश जो है उसके स्रोत क्या होते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश तेरे तीन स्रोत हैं और प्रकाश के जो तीन स्रोत हैं उसमें जो पहला स्रोत है उसका नाम है प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का जो पहला स्रोत है उसका नाम है प्राकृतिक स्रोत। दूसरा जो प्रकाश का स्रोत है उसका नाम है कृत्रिम स्रोत और तीसरा जो प्रकाश का नाम है उसका नाम है जैविक स्रोत। तो जैव स्रोत भी होते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि तीनों कौन कौन से, जरा देखिएगा। जैसे सूरज है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, अपन ने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए, तो प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम स्रोत होते हैं जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, सीएफएल है, ये अपन ने बनाए, मानव निर्मित, आर्टिफिशियल, ये कृत्रिम स्रोत होते हैं। और जैविक स्रोत क्या होते हैं, जैसे जुगनू चमक उठे और जुगनू चमक उठे तो प्रकाश दे रहे हैं, तो ये कहलाते हैं जैविक स्रोत। तो प्रकाश के तीन महत्वपूर्ण प्रकार के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत और एक कौन से होते हैं, जैविक स्रोत। अच्छा, आगे जो बात यहां पर यह आती है कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश का जो पथ होता है उसको हम बोलते हैं किरण। तो प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को, प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को, चलने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। चलने के पथ की दिशा को क्या बोलते हैं, किरण। और किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रे किरण। तो प्रकाश के चलने के पथ की दिशा, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के चलने की पथ की दिशा को कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। अगली बात, ये जो प्रकाश है, प्रकाश को एक ऊर्जा भी बोला है, लाइट जो है एक एनर्जी है ये। तो प्रकाश की जो ऊर्जा है इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो अगली बात, प्रकाश की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ज्यादातर अपन किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। अच्छा, ये जो प्रकाश है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका दृश्य भाग है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपको मैंने ध्वनि वाले पार्ट में, तरंग वाले पार्ट में बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह की होती है। रेडियो सूक्ष्म आवृत्त दृश्य, जो दृश्य का मतलब प्रकाश, रेडियो सूक्ष्म आवृत्त दृश्य अर्थात प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश भी, और विद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्य भाग है क्योंकि ये दिखाई देता है। तो अगली बात है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्य भाग है। मैं शॉर्ट में कह रहा हूं विचु का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्य भाग होता है क्योंकि दिखता है, दृश्य भाग होता है। और अब यहां पर यह भी क्लियर हो गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग का भी कौन सा भाग है, दृश्य भाग। अगली बात, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य अत्यल्प होती है, कम होती है। तरंग दैर्घ्य लगभग लिख रहा हूं जिससे याद रह जाएगा, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। 4000 से कहां तक होती है, 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रकाश कौन से रंग का है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से कहां तक लाई करती है, 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। प्रकाश जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा की जो धारा है उसको प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा की धारा, कि प्रकाश की आप क्यों मान लो बहुत सारी किरणें प्रकाश का, तो प्रकाश ऊर्जा की धारा को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं ना। तो प्रकाश का पुंज है तो बहुत सारी प्रकाश ऊर्जाएं, वहां पर प्रकाश की किरणें या प्रकाश की धाराएं आ रही है। तो प्रकाश ऊर्जा की धारा को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे जो बात यहां पर यह आती है कि प्रकाश जो होता है इसमें जो घटनाएं हैं प्रकाश की, कि प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं दिखाता है, तो वो आधारित है प्रकाश के गुणों पर। तो यहां पर अगली बात मैं लिख रहा हूं, प्रकाश के गुण। प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन कॉमा अपवर्तन कॉमा द्विअपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, द्विअपवर्तन भी होता है। इसके अलावा व्यतिकरण भी होता है प्रकाश का,
ये सभी शब्दों से डिटेल के अंदर परिचय करेंगे। व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है और प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। तो प्रकाश के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, द्विअपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो ये सभी प्रकाश के गुण है। परावर्तन क्या है? टकरा के वापिस आना, मोटे तौर पर एक बार समझ लीजिएगा। अपवर्तन का मतलब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना। द्विअपवर्तन का मतलब होता है एक प्रकाश किरण का दो प्रकाश किरणों में टूट जाना। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि एक प्रकाश की किरण भेजते हैं लेकिन वो दो हिस्सों में टूट जाती है, उसे बोलते हैं द्विअपवर्तन। जैसे आइसलैंड स्पार या कैल्साइट का क्रिस्टल ऐसा काम करता है। व्यतिकरण का मतलब प्रकाश किरणों का आपस में मिल जाना। विवर्तन का मतलब प्रकाश के तीखे किनारों से मुड़ जाना। और ध्रुवण का मतलब होता है प्रकाश की, मोटे तौर पर याद रख लीजिएगा, प्रकाश की चकाचौंध को खत्म करना, वो आपके ध्रुवण है। तो जहां चकाचौंध खत्म करना पड़ता है वहां पर अपन ध्रुवित प्रकाश काम में लेते हैं। दुनिया में प्रत्येक प्रकाश जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब अध्रुवित है। ध्रुवित प्रकाश अर्थात बिना चकाचौंध का प्रकाश तो करना पड़ता है। और ये जो दुनिया का प्रत्येक प्रकाश जिसको अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं उसको ध्रुवित अर्थात बिना चकाचौंध वाले प्रकाश में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसी को अपन ध्रुवण बोलते हैं। तो प्रकाश के अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं। अब यहां पर बात यह आती है आखिरकार कि ये प्रकाश जो है ये होता क्या है, इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने खुद के मत क्या दिए। ये तो समझ लिया कि प्रकाश जो होता है अदृश्य को दृश्य में तब्दील करता है, लेकिन वास्तविकता में है क्या? तो प्रकाश को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए। प्रकाश को समझाने प्रकाश को समझाने के लिए विभिन्न मत या सिद्धांत दिए गए। तो वो विभिन्न मत क्या है और सिद्धांत क्या है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो प्रकाश को समझाने के लिए विभिन्न मत या सिद्धांत। सबसे पहले आता है नंबर 1 न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है? न्यूटन ने क्या कहा? सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया था, इसलिए कहते भी है द डिस्कवरी ऑफ लाइट, प्रकाश की खोज न्यूटन ने करी थी, कि प्रकाश शब्द न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन जो है उसका कणिका सिद्धांत में यह है कि न्यूटन कहता है प्रकाश तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, लेकिन ऐसा प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता, इसलिए उसको पूरी तरह से वैध नहीं माना गया। बाद में आया था हाइगन्स ने कहा कि प्रकाश कोई कण नहीं होता, कणिका सिद्धांत के रूप में कण नहीं होता, प्रकाश तो तरंग होता है। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत आया कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तो तरंग है। तो हाइगन्स का क्या है? तरंग सिद्धांत। लेकिन ये तरंग सिद्धांत भी प्रकाश के सभी गुणों को नहीं समझा सका। कुछ गुणों को तो समझा दिया लेकिन कुछ गुणों को नहीं समझा सका। ऐसे ही प्रकाश के कुछ गुणों को कणिका सिद्धांत ने समझा दिया और कुछ गुणों को नहीं समझा सका, इसलिए दोनों को ही पूरी तरह से वैधता नहीं मिली। उसके बाद में आया था फिर मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश तरंग है। हाइगन्स की बात कोई कही थी कि प्रकाश तरंग है, लेकिन प्रकाश विशेष प्रकार की तरंग है। और विशेष प्रकार की तरंग कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। हाइगन्स ने प्रकाश को समझाने के लिए प्रकाश को ऐसा तरंग मानी जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को एक विशेष प्रकार की तरंग मानी। और कौन सी तरंग मानी? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसे पता चला कि सूरज से प्रकाश जब धरती पर आता है तो आपको ये धरती है, तो आपको पता है बीच में बहुत जगह निर्वात भी होता है। भाई धरती से सूरज के बीच में वातावरण थोड़ी ऊपर जाते हैं, वातावरण में कमी हो जाती है, वायुमंडल कम हो जाता है, वायु की मात्रा का खत्म हो जाती है, ऊपर तो जाने पर निर्वात है, लेकिन फिर भी सूरज का प्रकाश धरती पर आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश कोई विशेष प्रकार की तरंग है जिनको चलने के लिए माध्यम अर्थात मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश विशेष प्रकार की तरंग है। तो अगला आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उसके बाद में आया था मैक्स प्लांक, और उसने दिया था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि प्रकाश जो है न तो कण है, न तरंग है, न विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्स प्लांक तो ये कहता है कि प्रकाश तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल है, और उनको बोला था फोटोन। तो फोटोन कॉन्सेप्ट मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आया था। लेकिन ये चारों के चारों जो सिद्धांत है ये प्रकाश के सभी गुणों को अभी तक भी समझाने में सफल नहीं रहे,
कि कोई भी एक सिद्धांत प्रकाश के सभी गुणों को समझा सके। अंत में वहां पर डी ब्रोगली आया और उसने कहा कि प्रकाश तो दोनों तरह की नेचर रखता है। तो जो पांचवा सिद्धांत आया था नंबर 5, और वो है डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली ने यह कहा कि प्रकाश तो दोनों तरह की नेचर रखता है, ड्यूअल नेचर। प्रकाश की प्रकृति तो कण की जैसी भी होती है और प्रकाश की प्रकृति तो तरंग की जैसी होती है। चला देखो, कण वाली बात को ही बड़े रूप में बताया था प्लांक ने। इसने बोला था कण, इसने बोला था ऊर्जा के पैकेट, तो इसकी बात इससे मैच कर रही है। और तरंग वाली बात थी, यहां पर देखो हाइगन्स की बात ही मैक्सवेल में आ रही है। बस हाइगन्स ने कहा कि ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम चाहिए, जबकि मैक्सवेल ने कहा है तो तरंग, लेकिन ऐसी तरंग जिनके लिए माध्यम नहीं चाहिए। तो ये दोनों तरंग तरंग वाली बात, ये एक तरह से कण या ऊर्जा के पैकेटों की बात। लेकिन चूंकि सभी सिद्धांत प्रकाश के सभी गुणों को समझाने में सफल रहे, इसलिए डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश तो दोनों तरह की नेचर रखता है, और दोनों तरह की नेचर रखने के कारण उसने सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने प्रकाश का द्वैत सिद्धांत, कि प्रकाश जब चलता है तब तो उसकी प्रकृति होती है तरंग की जैसी। जरा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रकाश जब चलता है तो प्रकृति तरंग की जैसी होती है, और जब किसी पर गिरता है, आपड़ता है, गिरता है, तो उसकी प्रकृति कण जैसी हो जाती है। तो प्रकाश के चलने पर प्रकृति तरंग होती है, और किसी वस्तु पर आपतित होने पर, गिरने पर उसकी प्रकृति कण जैसी हो जाती है। तो याद रखें, ये प्रकाश को समझाने में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या मत दिए गए। अब यहां पर सबसे पहले बात आती है, और वो है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जो प्रकाश के गुणों की बात कर रहे हैं, प्रकाश के गुण भी मैंने बताए थे। प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, द्विअपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब प्रकाश के गुण है। और उसी के ऊपर आपके आश्रित क्वेश्चंस जो आते हैं कि लेंस क्या है, कि दर्पण क्या है, कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, कि दूरदर्शी क्या है, कि आंख क्या है, कि द्विनेत्र क्या है, कि कैमरा क्या है, ये सब चीजें इस प्रकाश से जुड़ी चीजें। तो यहां पर बात यह आती है कि सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर मैं लिख भी दूं अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन, लेक्शन, लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जरा सुनिएगा। ये यहां पर कोई सतह है, और सतह जो है ये ऐसी है जिसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता, टकरा के ही आता है। और प्रकाश टकरा के यदि उसी माध्यम में आ गया जिस माध्यम से गया, पुनः उसी माध्यम में आया, गया और वापस आया, तो इस प्रकार की घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश जिस माध्यम से जाता है टकराकर उसी माध्यम से आ जाता है, उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सतह है इसको अपन ने बोला इससे टकरा के आएगा प्रकाश, इसलिए सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को जरूर नहीं है क्षैतिज, ये परावर्तक सतह इस प्रकार से भी हो सकती है किसी एंगल पर। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ध्यान दीजिएगा। परावर्तक सतह ऐसे भी हो सकती है, तो ये परावर्तक सतह यों भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, आड़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। अब उसमें सबसे पहले बात आती है अविलंब। कई बच्चे तो अविलंब को बताओ क्या बोलते हैं, अविलंब का मतलब खड़ा, उनके दिमाग में हमेशा रहता है अविलंब का मतलब खड़ा। इरे अविलंब का मतलब खड़ा, यहां पर कोई कहेगा अविलंब क्या खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा, क्या ये अविलंब सही बनाए है, क्या गलत बनाए? केवल इसी का अविलंब सही है, इनके अविलंब गलत है। अविलंब का मतलब होता है पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो ये जो पृष्ठ है उसके लंबवत रेखा यही है, क्योंकि इधर से भी देखो 90, इधर से देखो 90, ये पृष्ठ के लंबवत है। ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, 90 डिग्री नहीं है। इसका अविलंब कोई कहे कि इसका अविलंब बनाओ, तो ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत रेखा ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगा 90 डिग्री, और इसको बोलेंगे अविलंब। ये होगा अविलंब, ये अविलंब नहीं होगा। ऐसे ही इसका अविलंब ये नहीं होगा, ये पृष्ठ है उसके लंबवत रेखा ये बनेगी, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, उसको अपन बोलते हैं अविलंब। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बच्चे कोण निकालने में गलती कब करते हैं, जब वो अविलंब नहीं समझते। तो मैं परावर्तन पढ़ा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको अविलंब ये समझा रहा हूं ताकि आप परावर्तन को समझ पाए। तो अविलंब का मतलब याद रखें पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ था उसके लंबवत, लंबवत का मतलब पृष्ठ से 90 डिग्री एंगल पर जो भी लाइन खींचोगे वो अविलंब होगी। ये पृष्ठ था उसके लंबवत 90 डिग्री पर जो लाइन खींची उसे बोलते हैं अविलंब। ये इसका अविलंब है, ऐसे इसका ये अविलंब है, ऐसे ये इसका अविलंब है। तो आप समझ में आ गई होगी कि अविलंब कैसे अपन बनाते हैं। पृष्ठ के नाम इसका लंबवत है, पृष्ठ तेरे लंबवत, तेरा नाम अविलंब। और अविलंब, अविलंब पर यदि कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह पर आती है तो अपन ने अविलंब बना दिया।
तो आके यदि उसी माध्यम में, माध्यम यही है, इसी माध्यम से आई, यहीं से टकरा के इधर ही गई, तो इस घटना का नाम है परावर्तन। प्रकाश का जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, यहीं से बात आती है परावर्तन के नियमों की। तो यहां पर ये मैं इसको थोड़ा साफ करके इसका नामांकित कर देता हूं। इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण जो टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो टकरा के जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये मैंने बोला परावर्तित किरण। और अवलंब बनाना सीख गए होंगे, पृष्ठ के लंबवत। ये जो सतह है इसको अपन बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। नाम क्या है इसका? परावर्तक पृष्ठ। और जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती है उसको अपन बोलते हैं आपतन बिंदु, गिरने वाला बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है और फिर वहीं से वापस रवाना होती है, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो ये आपके परावर्तन के अंदर इनिशियल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर परावर्तन की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश का जिस माध्यम से जाती है पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर मैं परिभाषा इसकी लिख रहा हूं परावर्तन की। किसी तल पर प्रकाश के आपतित होने पर, किसी तल पर प्रकाश के आपतित होने पर, प्रकाश के आपतित होने पर पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना, पुनः उसी माध्यम में, थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर आपने देख लिया, पुनः उसी माध्यम में किसी तल पर, ये तल था, तल पर प्रकाश के आपतित होने पर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम, माध्यम वही होना चाहिए, पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को, लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं अपन? परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि ये जो परावर्तन है उसमें क्या क्या चीज बदलती है और क्या क्या चीज नहीं बदलती। मैं नियम बताऊं परावर्तन की, उससे पहले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है परीक्षा में कि परावर्तन की घटना में क्या चीज बदलती है, क्या नहीं बदलती। जरा देखो, प्रकाश आया उसी माध्यम में लौटा, तो जब प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौटा तो क्या बताओ, प्रकाश का वेग बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। याद रखना, प्रकाश का वेग कब बदलता है? जब माध्यम बदलता है। तो परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग नहीं बदलता। अच्छा, वेग नहीं बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलेगी। तो दूसरी बात, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति तो प्रकाश का गुण है, आवृत्ति तो अपवर्तन में भी नहीं बदलती है। तो आवृत्ति बदलने का मतलब तो यह तरंग ने अपना गुण ही खो दिया, तो आवृत्ति भी नहीं बदलती। तो अब परावर्तन घटना में आप करो, वेग नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, तो आखिरकार में बदलता क्या है? क्वेश्चन ये आता है। तो बदलता यह है कि प्रकाश आया, माना यहां कुछ अवशोषित हो गया, तो अब जो टकरा के प्रकाश आया उसकी तीव्रता बदल गई, और तीव्रता जो होती है ये होती है आयाम का वर्ग। तो तीव्रता बदलने पर आयाम भी बदलता है। तो याद रखना, परावर्तन की घटना में वेग नहीं बदलता क्योंकि माध्यम वही है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, वेग नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन तीव्रता या आयाम बदल जाता है क्योंकि पृष्ठ जो है हो सकता है कुछ प्रकाश को अवशोषित कर ले, इसलिए उस तीव्रता या आयाम बदल जाता है। तो अगली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको थोड़ा मैं मिटाई देता हूं इधर ताकि जगह भी हो जाए कि परावर्तन की घटना में, अगली बात है यहां पर, परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग कौमा तरंगदैर्घ्य, वेग नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का ही मतलब बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है, परंतु अपरिवर्तित रहती है, परंतु तीव्रता एवं आयाम, तीव्रता एवं आयाम, तीव्रता एवं आयाम परिवर्तित, तीव्रता एवं आयाम परिवर्तित हो सकते हैं। तो तीव्रता और आयाम परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति जो है ये क्या रहेगी बोलो? अपरिवर्तित रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन के अंदर क्या क्या चीज बदलती है, क्या क्या चीजें नहीं बदलती है। तो परिवर्तित होती है तीव्रता और आयाम। अब ये जो परावर्तन है, इस परावर्तन की बात करें कि ये जो परावर्तन है, ये परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। परावर्तन होता है दो प्रकार का।
तो परावर्तन की घटना में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या चीज नहीं बदलती है, वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, और क्या चीज बदलती है, तीव्रता एवं आयाम परिवर्तित होते हैं। तो परिवर्तित होते ही है, इसको स्पष्ट लिख लो, क्योंकि कुछ ना कुछ पृष्ठ अवशोषित करता ही है, इसलिए आवृत्ति सॉरी तीव्रता और आयाम परिवर्तित होते हैं। अब बात यहां पर यह आती है, और यह भी याद रखना, तीव्रता आयाम से जुड़ी हुई चीज है, मैं लिख दूं तीव्रता समानुपाती होती है आयाम का वर्ग। तो तीव्रता आयाम का वर्ग होती है, तो तीव्रता बदलेगी परावर्तन में, तो पक्का है आयाम भी बदलेगा। तो याद रखो तुम, तो तीव्रता और आयाम, तीव्रता आई इंटेंसिटी, आयाम आइए बदलेंगे, आइए के अलावा और कुछ नहीं बदलेंगे। तो आइए का मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, या आयाम को ऐसे भी याद रखना। तो तीव्रता आयाम बदलेंगे, आइए किसी कहते हैं ना बैठो साहब आइए, तो आइए, तो जैसे कोई बैठाएंगे तो बैठते उसका हाव भाव भी बदल जाता है, तो आइए तो बदलेंगे, लेकिन वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलेगी। वस्तुओं को अपन देखते हैं तो वस्तुओं का दिखना परावर्तन की घटना है। आप ये सोचो कि आखिरकार कोई भी चीज दिखाई क्यों देती है। अंधेरे कमरे में वस्तुएं तो होती है ना, प्रकाश चालू करते दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि प्रकाश जब वस्तु पर गिरता है तो गिरने के बाद में प्रकाश जब हमारी आंखों में टकरा के आता है तो वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। अंधेरे में यही तो होता है कि अंधेरे में वस्तुएं तो होती है लेकिन उससे टकरा के आने वाला कोई नहीं होता, और यदि अपन जैसे लाइट ऑन करते हैं तो प्रकाश टकरा के वस्तुओं से अपने आंखों में आने लग जाता है, वस्तु दिखाई देने लग जाती है। तो वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब वस्तुओं से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों में आता है। तो याद रखना, वस्तुओं का दिखना परावर्तन की घटना है। वस्तुओं का दिखना, अगली बात मैं बता रहा हूं, वस्तुओं का दिखना परावर्तन की घटना है। क्वेश्चन आता है वस्तुओं का दिखना किसकी घटना है, परावर्तन की घटना है। अच्छा, घटना है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा वस्तु से प्रकाश टकरा के आएगा, जितना बढ़िया परावर्तन होगा, वस्तु उतनी ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। आप कभी देखो, एक तो सूखी मिट्टी और एक गीली मिट्टी, दोनों पर प्रकाश गिर रहा है, बताओ ज्यादा चमक किसमें होगी। एक तो सूखी मिट्टी, सूखा बालू, और एक गीला बालू, दोनों में प्रकाश आ पड़ रहा है, गिर रहा है, दोनों में ज्यादा चमकदार कौन सी दिखाई देगी, सूखा बालू। सूखा बालू अर्थात जो सूखी मिट्टी है वो ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। कारण क्या है, सूखी मिट्टी से ज्यादा प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। दर्पण जो होते हैं, दर्पण जिनमें अपना चेहरा देखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, कैसे चिलका मारते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रकाश का क्या करते हैं, वो परावर्तन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, परावर्तन जितना अधिक होता है, याद रखें, परावर्तन जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। तो यहां पर मैं लिखूं सूखा बालू, सूखा है, सूखा बालू, बालू का मतलब मिट्टी, सूखा बालू एवं गीला बालू, सूखा बालू एवं गीला बालू में, सूखा बालू एवं गीला बालू में, दो तरह के बालू है, सूखा बालू और गीला बालू में, सूखा बालू अधिक चमकदार दिखाई, अधिक चमकता है। सूखा बालू एवं गीला बालू में सूखा बालू अधिक चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि सूखा बालू से प्रकाश का ज्यादा परावर्तन होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी कि प्रकाश के अंदर ये जो परावर्तन है, इस परावर्तन में नियम क्या क्या है। तो यहां पर मैं आगे इसको मिटा के बात कर रहा हूं, ऐसे ही आगे भी आप याद रखना कि जहां जितना ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा वस्तु उतनी ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। तो आगे यहां पर बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो आगे टॉपिक जो है इसके अंदर वो है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन तेरे कौन कौन से नियम है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि नियमों पर ही आंकिक प्रश्न आधारित है। परावर्तन के नियमों पर ही आंकिक प्रश्न आधारित है। नियम नंबर पहला, जरा सुनना, ये मैंने कोई परावर्तक पृष्ठ बनाया, ये अवलंब बनाया, अवलंब जान गए, पृष्ठ के लंबवत खींचना, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण। उसके बाद में ये परावर्तित किरण है। तो मैंने अभी इसको नामांकित भी किया था थोड़ी देर पहले, वापिस चित्र बनाया है, याद हो गया होगा। परावर्तित किरण टकराने वाली, आने वाली किरण आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। बीच में जो खड़ा है, अरे बीच में जो खड़ा है भाई, ये बीच में जो खड़ा है उसका नाम क्या है, अवलंब। और ये एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल का मतलब इनको आराम से अपन डायग्राम बना सकते हैं। तल ही तो है ये बोर्ड क्या है, तल ही तो है। तल का मतलब इसमें दो ही अक्ष होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे किताब में आप कॉपी में बना सकते हो, बोर्ड पर बना सकते हो। तो ये एक ही तल में होंगे, ये और अवलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम तो इसका यही है। मैं लिख रहा हूं आपतित किरण, नियम नंबर पहला, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज दिमाग में गांठ बांध लें कि प्रत्येक जो कोण बनेगा ना, वो बनेगा अविलंब से। अविलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। अविलंब से परावर्तित किरण कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब अपवर्तन आएगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा अपवर्तित किरण भी जो अविलंब से कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आप तो याद रखो, तीन कोण बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तीनों के तीनों कोण किससे बनते हैं, अविलंब से। न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, याद रखो। आपतन कोण आने वाला कोण, परावर्तन कोण टकरा के जाने वाला कोण, अविलंब से। ये सब दोनों अविलंब से ही बन रहे हैं। आपतित किरण का अविलंब से बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण का अविलंब से बनने वाला कोण परावर्तन कोण। और ऐसे ही आगे अपन पढ़ेंगे भी, इसके आगे और लेंगे कि जब अपवर्तित हो जाता, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, तो जो अपवर्तन कोण बनेगा वो भी किससे बनता है, अविलंब से बनता है। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण। तो आपतित किरण का अविलंब के मध्य कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण का अविलंब के साथ कोण परावर्तन कोण। अभी तो क्योंकि परावर्तन में इतनी बात कर रहे हैं, नीचे की बात अपवर्तन में करेंगे। तो यहां पर बात आती है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। दूसरा नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम। अब ये दो नियम तो बच्चे सभी याद कर लेते हैं, छोटी कक्षाओं से वो देखते हैं कि पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। लेकिन तीसरा जो नियम है इसको सामान्यतः बोध ही नहीं है, और यही परीक्षा में पूछा जाने लग गया। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम यह है कि यदि, तीसरा नियम जरा क्या है सुनना, यदि कमजोर से टकराएगी तो जैसे जियाएगी वैसे आएगी, लेकिन यदि मजबूत से टकराएगी तो पछाड़ खा के आएगी। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोले, यदि कमजोर से टकराएगी, कमजोर का मतलब विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होते हैं, कमजोर माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या होते हैं, जो मजबूत होते हैं। इस सघन और विरल भी अपन अपवर्तनांक में समझेंगे क्या होते हैं, लेकिन आप याद रखो मोटे तौर पर, एक विरल और इसका नाम है सघन। यदि कोई भी प्रकाश किरण विरल अर्थात कमजोर से टकराएगी, तो यही तो बोला था मैंने कि कमजोर से टकराएगी तो जैसे जियाएगी वैसी आएगी। जैसे प्रकाश की किरण यों गई और यों ही आ गई, जैसे गई और वैसे ही आ गई। किससे, जब कमजोर से टकरा गई। लेकिन यदि मजबूत से टकराती है, मजबूत का मतलब सघन माध्यम से प्रकाश किरण टकराती, इधर यदि मैं सघन बोल रहा हूं तो पक्का इधर क्या बोलना पड़ेगा, विरल। और यहां पर यदि प्रकाश की किरण सघन से टकराती है, तो मैंने अभी बोला था यदि प्रकाश की किरण, वापस सुनना, यदि प्रकाश की किरण कमजोर से टकराती है तो जैसे जाती है वैसे ही आती है। लेकिन यदि प्रकाश की किरण मजबूत से टकराती है तो पछाड़ खा के आती है। पछाड़ का मतलब गई और आई हो, ऐसे गई और ऐसे आई। तो आई तो ऐसे, गई ऐसे। अर्थात यदि सघन का मतलब मजबूत से टकराती है तो पछाड़ खा के आती है, और कमजोर से टकराती है तो जैसे जाती है वैसे ही आती है। और जैसे जाती है वैसे आती है, अर्थात उसकी कला नहीं बदलती। कला का मतलब दिशा नहीं बदलती, यों गई यों ही आ गई। लेकिन गई और पछाड़ खा के आ गई, पछाड़ खा के आ गई, उसका मतलब उसकी कला बदल गई, उसकी दिशा बदल गई और जस्ट अपोजिट फेस हो गई। किसी को नहीं देते पछाड़ की, दे पछाड़, पछाड़ का मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, और अपोजिट कर दिया तो 180 डिग्री का कलांतर हो गया। गई और जस्ट उल्टी हो गई। तो बताओ इसमें कितना कलांतर हो जाता है, बोलो 180 डिग्री का। और बताओ इसमें यों गई यों आई, तो बताओ कलांतर कितना है, इसमें 0। कलांतर कितना, 0, और इसमें कलांतर 180। तो अब ये यहां पर जो तीसरा जो नियम है, इसी का नाम है स्टोक का नियम। प्रकाश का जो तीसरा नियम है परावर्तन में, वो कहलाता है स्टोक। स्नेल नहीं है, स्नेल का नियम तो अपवर्तन में आता है, यह है स्टोक का नियम।
तो ये नियम बच्चे सामान्यतः याद नहीं रखते। क्वेश्चन आया कि प्रकाश के स्टॉक के परावर्तन के प्रकाश के स्टॉक के नियमानुसार यदि प्रकाश की किरण, अब देखो कैसे याद बोलना आसान हो गया, यदि प्रकाश किरण सघन से कहा जा रही है विरल में, तो उसकी कलांतर, उसमें कलांतर जीरो रहता है, अर्थात कला नहीं बदलती, कला नहीं बदलती, कलांतर क्या रहेगा जीरो। लेकिन यदि प्रकाश किरण विरल से कहा जाती है सघन में, तो उसकी कला विपरीत हो जाती है, अर्थात कलांतर कितना हो जाता है 180 डिग्री, कहलाता है स्टॉक का नियम। और ये जो है यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में टकरा रही है तो कितना कलांतर हो जाता है 180 डिग्री। आपको मैं बता दूं यही क्वेश्चन आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जूनियर साइंटिस्ट के अंदर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, अभी लास्ट ईयर वैज्ञानिक सहायक 2019, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट एग्जाम 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। अब किसी ने परावर्तन खूब पढ़ लिया लेकिन परावर्तन में पूरा ही नहीं पढ़ा, क्या फायदा है उसका। इसलिए क्या है कि मैं आपको बार बार कहता हूं, अन्य वीडियोस के अंदर भी मैंने बोला कि पढ़ाई को इतना मत पढ़ो कि केवल आप उस पढ़ाई से तीसरी करो, पढ़ाई को इतना अवश्य पढ़े ताकि आपकी उस पढ़ाई में कुछ बचे नहीं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पढ़ोगे तो फिर वहां पर आपको कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर देने की स्थिति में होगी। और यदि आपने आधा अधूरा सा पढ़ा, पूर्ण पढ़ा, कि साहब पता ही नहीं था, तो पता ही नहीं था तो सवाल वहां पर छूट जाएगा, यदि वैसा क्वेश्चन आ गया जो आपको पता ही नहीं था। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये परावर्तन का तीसरा नियम, पहला दूसरा नियम सब याद रखते हैं, तीसरा याद नहीं रखते। और देखो परीक्षा में पूछ लिया अभी हाल ही के अंदर, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो कितना कलांतर होता है। राइट आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। अब बच्चे को याद करना काफी इजी है, और याद करने का तरीका क्या बताया था, यदि कमजोर से टकराती है, कमजोर का मतलब विरल, अभी याद रख लो, कमजोर का मतलब विरल, मजबूत का मतलब सघन। कि कमजोर से टकराती है तो जैसे जाती है वैसे आती है, और जैसे जाती है वैसे आती है, इसका मतलब कला में कोई चेंज नहीं होता, कला में चेंज नहीं है तो कलांतर बराबर जीरो। और यदि सघन से टकराती है तो पछाड़ का क्या आती है, पछाड़ का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाती है, कला विपरीत हो जाती है, और विपरीत हो जाती है इसका मतलब कलांतर कितना हो जाता है, जाने वाली आने वाली में कलांतर कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो ये कहलाता है स्टॉक का नियम। तो स्टॉक का नियम मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको नियम क्या है, तो इस नियम अनुसार परावर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है ये, और ये कहलाता है स्टॉक का नियम। तो तीसरा नियम यहां पर मैं लिख रहा हूं, स्टॉक के नियम अनुसार जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, परावर्तन का तीसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, पूरा लिखे तो पूरा बोल सकते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में टकराती है, विरल माध्यम से टकराती है, सघन माध्यम से जाती है, विरल माध्यम से टकराती है, तो कला अपरिवर्तित रहती है, तो कला अपरिवर्तित रहती है, जैसे जाती है अपरिवर्तित रहती है, कला क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और कला अपरिवर्तित रहती है तो कलांतर पूछे तो जीरो, क्योंकि जो पहले वाले की कला जो वही दूसरे वाले की कला, तो कलांतर पूछे तो क्या बोलोगे जीरो। लेकिन दूसरी बात इसी की, जब प्रकाश की किरण, जस्ट अपोजिट कर दो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से गई, विरल से, और टकराई किससे, मजबूत से, विरल माध्यम से सघन, सघन का मतलब मजबूत से, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में टकराती है तो कला विपरीत हो जाती है। तो कला क्या हो जाती है बच्चे लालो, विपरीत, रीत नहीं है, विपरीत हो जाती है। और कलांतर पूछे तो क्या बोलोगे, कलांतर पूछे तो क्या बोलोगे, 180 डिग्री की जगह परीक्षा में पाई भी आ सकता है, 180 डिग्री का हो चाहे पाई का हो। तो स्टॉक का ये कहलाता है स्टॉक का नियम, या साइड में लिखता हूं, ये पूरा कहलाता है स्टॉक का नियम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से जाकर यहां पर लिखते हैं, सघन माध्यम से जाकर विरल माध्यम में टकराती है, विरल माध्यम में टकराती है, सघन माध्यम से गई लेकिन टकराई कहां, विरल माध्यम में, तो कला अपरिवर्तित रहती है। और कलांतर पूछे तो क्या बोलोगे जीरो। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाकर सघन माध्यम में टकराती है तो कला क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, अर्थात कलांतर 180 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अंदर भी पूछा गया है। तो याद कैसे करवाया था मैंने कि यदि कमजोर से टकरा, सिंपल याद रखो, कमजोर का मतलब विरल, विरल से टकराएगी तो जैसे जाएगी वैसे आएगी। जब इधर विरल लिखा तो इधर क्या लिखोगे अपने आप ही सघन, तो ये तो लिखा देखो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में टकराती है तो उसकी कला अपरिवर्तित रहती है, जैसे जाती है वैसे आती है।
और फिर मैंने क्या बोला था, यदि यदि मजबूत से टकराती है, आगे मैंने यही तो बोला था, मजबूत का मतलब सघन, तो मजबूत से टकराती है तो इधर सघन लिख दिया, तो इधर अपने आप ही क्या लिख दोगे, विरल। और यदि मजबूत से टकराती है तो पछाड़ का क्या आती है, अर्थात कला बदल जाती है। ये लिखा, जब प्रकाश की किरण विरल से, ये विरल से किसमें टकराई, मजबूत का मतलब सघन में टकराती है तो कला विपरीत हो जाती है और कलांतर कितना हो जाता है, 180 डिग्री ऑफ टाइम। अच्छा, अगली बात तो ये थे परावर्तन के 3 महत्वपूर्ण नियम। अगली बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है, खड़ी आएगी खड़ी जिए। आप कहोगे गुरु जी ये खड़ी आए खड़ी जिए, खड़ी आए खड़ी जिए, एक नोट लिख रहा हूं यहां पर, खड़ी आएगी तो खड़ी जिएगी। जैसे देखो यहां पर ये अविलंब है और प्रकाश की किरण सीधी आ गई, किसी पृष्ठ पर सीधी आ गई, खड़ी आई, मतलब ये किरण भी इधर ही आ गई, जैसे अविलंब था वैसे किसी किरण आई क्यों, तो बताओ आपतन कोण कितना होगा, 0, क्योंकि आपतन कोण किससे बढ़ता है, अभी बताया था मैंने, आपतन कोण परावर्तन कोण, आगे अपवर्तन कोण पढ़ेंगे, सभी किससे बढ़ते हैं, अविलंब से। तो कोई प्रकाश किरण अविलंब की तरफ ही आ गई तो अब कोण क्या बनाएगी, 0, क्योंकि जो अविलंब है वही दिशा उसकी है। तो बताओ यदि खड़ी आएगी तो यदि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यदि आपतन कोण 0 है, क्योंकि आपतन कोण कैसे बनेगा जब अविलंब की तरफ ही आ रही है, तो उससे कोई कोण ही नहीं बनेगा, यही अविलंब है, यही प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो आपतन कोण 0 है, तो बताओ परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसका मतलब ये यो क्यों चली जाएगी, क्योंकि यो जाती है तो कोण बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने बोला खड़ी आएगी तो खड़ी जाएगी। तो यहां पर अगली बात जो मैं बता रहा हूं ये है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी अविलंब के समांतर आती है, अर्थात वहां पर आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, अर्थात लंबवत आपतन होने पर लंबवत उसका योग्य परावर्तन हो जाता है। तो अगली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं और वो है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, ये प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अर्थात कोण I बराबर 0, लंबवत आपतित है तो आपतन कोण क्या होगा, 0, तो लंबवत ही परावर्तन हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोण R भी क्या बनेगा, 0, तो खड़ी आएगी, ये परावर्तक पृष्ठ है, खड़ी आएगी और खड़ी जाएगी। ये लिखा, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत टकराती है तो वह अपने मार्ग से वापस, तो वह लंबवत ये परावर्तन हो जाता है, अर्थात जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर चलेगी, अर्थात इसको यहां भी लिख सकते हैं, अर्थात अपने मार्ग से ही लौट जाती है, ये भी ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने लग गया। अपने मार्ग से ही लौट जाती, जिससे आई उसी रास्ते से वापस चली गई, तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली गई। तो लंबवत आपतन में लंबवती क्या हो गया, परावर्तन, अर्थात कोण I 0 है तो R भी क्या हो गया, 0। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही परावर्तन हो जाता है, अर्थात अपने मार्ग से क्या हो जाती है, लौट जाती है। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं अंत में, और कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश करना कि क्या है। क्वेश्चन यहां पर ये है, पहले समझ लीजिएगा, देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अविलंब है, ये कोण 30 डिग्री है। पहला क्वेश्चन, बताओ परावर्तन कोण कितना होगा, तो अपन को पता है आपतित किरण है तो आपतित का मतलब आने वाली एरो इधर आ रहा है तो आपतित, तो परा, तो ये होता है, यही होता है, तो बताओ ये वाला कोई कोण पूछे कितना बोलोगे, 30 डिग्री, सही है। अब क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन यूं आता है कि यदि आपतित कोण, क्वेश्चन सुनना जरा, यदि क्वेश्चन यहां पर यह है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा, आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये था, आपतन कोण 30 डिग्री है, पहला क्वेश्चन मैं आप लिख देता हूं, यदि आपतन कोण, ये क्वेश्चन नंबर पहला,
ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, ये तो सिंपल था, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, परावर्तन कोण क्या होगा? क्योंकि याद रखना परावर्तन जो होता है उसके नियम सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं, चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, सभी पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, एक कहावत है कि परावर्तन जो है दर्पणों में हमेशा परावर्तन होता है। कभी भी दुनिया में कोई भी दर्पण है, दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जबकि लेंसों में हमेशा अपवर्तन होता है। मैं बोला उस बात को जरा ध्यान दें, दर्पणों में हमेशा परावर्तन और लेंसों में हमेशा अपवर्तन। अपना आंखों में लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं लेंस, तो उनमें तो अपवर्तन होता है, परावर्तन थोड़ी होता है प्रकाश का। और जिनमें अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण है, उसमें होता है परावर्तन। दर्पणों में हमेशा परावर्तन और लेंसों में हमेशा क्या होता है? अपवर्तन। अच्छा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन कोण पूछा था, परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा? इसके आपतित किरण और परावर्तित इसके बीच का ये कोण पूछा है। तो आप बताइए, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा कोण कितना होगा बोलो? तो आंसर कितना आएगा बोलो? 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन यहां भी आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर ये बढ़ गया, तीसरा क्वेश्चन कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण, क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह है, मिटा दूं इसको पूरा ही। यदि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस समझ कॉन्सेप्ट समझने का है। ये हमेशा याद रखना, कोण हमेशा आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, किससे बनेंगे? अभिलंब से। तीसरा क्वेश्चन, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण, आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण, आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन है, आपतन कोण क्या होगा? तो आप हल्का सा डायग्राम बना सकते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण, सिंपल चित्र बनाया, ये परावर्तित पृष्ठ बनाया, अवलंब बनाया, आपतित किरण परावर्तित किरण। क्वेश्चन कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है, पूरा का पूरा ये वाला। तो क्या पूछा है? आपतन कोण, तो ये पूरा पूरा 120 डिग्री है, तो ये जस्ट बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर ही तो होते हैं, ये पूरा 120 डिग्री बराबर कोण होता है, जितना ही उतना ही। तो बराबर दो भागों में बांटेंगे, बताओ आपतन कोण कितना होगा? तो आंसर कितना आएगा बोलो? 120 का आधा कितना हो गया बोलो? आंसर आ गया कितना? 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो आप, और देखो तरह तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर यह है, यदि आपतित किरण, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्वेश्चन यहां पर यह है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह से, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन है, परावर्तन कोण क्या होगा? क्वेश्चन है आपतित किरण परावर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो, ये परावर्तक सतह बना दी, ये अवलंब बना दिया, ये आपतित किरण परावर्तक सतह से कोण बना रही है 30 डिग्री। परावर्तक सतह कौन सी है? ये, अरे यही तो है परावर्तक सतह। तो यहां पर अपन ने लिख दिया परावर्तक सतह। इससे कितना डिग्री का कोण बनाती है? आपतित किरण, ये आने वाली किरण अवलंब से नहीं बना रही, इससे बना रही है। और ये कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपतन कोण होता है जब तो इससे होता है, क्योंकि आपतन कोण तो किससे बनता है? अवलंब से। लेकिन यहाँ आपतन कोण नहीं दे रखा, यहाँ पर बोल रहा है आपतित किरण, आने वाली जो किरण है ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह से कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बनाती है। तो बताओ, आपको ये पूछा है कि परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण तो इसी से होगा, ये वाला कोण पूछा है। अब दिमाग लगाओ कैसे करोगे। आपको बताया था अवलंब जो होता है ये पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ, यही पृष्ठ के लंब, ये पूरा कितना होता है बोलो? 90। ये पूरा 90 है, उसमें से 30 है, बताओ ये वाला कितना होगा बोलो? अरे पूरा 90 है, उसमें से 30 है, बताओ ये कितना होगा? 60। और ये 60 बताओ क्या हो गया? ये अवलंब से बनने वाला कोण 60, ये 60 है, तो बताओ ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। वापिस देख लो एक बार और मैं बताऊं, ये परावर्तक सतह है, ये अवलंब है, ये आने वाली किरण इस परावर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अपन को देख परावर्तन कोण पूछा है, परावर्तन का मतलब अवलंब का परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण, ये पूछा है। तो आपको ये अच्छे से पता है, अवलंब जो होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, ये पूरा का पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री है, ये वाला, ये 90 डिग्री, उसमें से ये 30 है,
तो ये अपने आप ही कितना हो गया 60, और जितना आपतन कोण हो गया उतना ही परावर्तन कोण हो गया। तो आंसर कितना आएगा बोलो, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा बोलो 60 डिग्री। क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि याद रखना बच्चों, ये जो दर्पण है, चाहे समतल दर्पण, चाहे गोली दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण, दर्पण हमेशा परावर्तन पर काम करते हैं। इसलिए जिस बच्चे ने परावर्तन ढंग से समझ लिया उसको दर्पण समझने में दिक्कत नहीं आती। इसलिए याद रखना, यदि कभी भी किसी भी सिलेबस के अंदर कोई भी परीक्षा हो, उसमें यदि दर्पण दिया हुआ है, चाहे समतल दर्पण दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट उसमें परावर्तन भी दिया हुआ है, क्योंकि दर्पण किस पर काम करते हैं, परावर्तन पर। इसलिए इसका मतलब परावर्तन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, परावर्तन भी वहां पर पूछेगा। तो ये आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यदि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, यदि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण 100 डिग्री है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य कोण 100 डिग्री है, तो परावर्तित किरण का परावर्तक सतह से क्या कोण होगा? परावर्तक सतह से क्या कोण होगा? क्वेश्चन ये, यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में कोण 100 डिग्री है, तो परावर्तित किरण का परावर्तक सतह से कोण क्या होगा? एवं आपतन कोण भी बताइए। इस क्वेश्चन में ये भी लिख देता हूं, एक और जोड़ देता हूं, एवं आपतन कोण का मान भी बताओ। आपतन कोण का मान भी बताओ कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन दे दिए, एक तो ये पूछा है कि परावर्तित किरण का परावर्तक सतह से क्या कोण होगा, एक तो ये, और आपतन कोण का मान भी बताओ। तो आपको 2 यहां पर आंसर बताने, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे इस वाले का, फिर कॉमा लगा के दूसरे का लिखोगे। तो ये आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर हमने यही देखा कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के सिद्धांत मत क्या होता है, प्रकाश के बारे में सामान्य बातें, और फिर अपन ने पढ़ा था परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को परावर्तन बोलते हैं। यदि सतह पूरी तरह से स्मूथ है तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, और यदि सतह खुरदरी है तो वहां से भी प्रकाश टकरा के आता है, उसे बोलते हैं विसरित परावर्तन। यदि खुरदरी सतह है तो भी प्रकाश टकरा के आएगा, और स्मूथ है तो भी टकरा के आएगा, लेकिन स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, ये मानिएगा, उसमें कोई रग नहीं है, तब तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, टकरा के आना। और खुरदरी सतह से, ये खुरदरी सतह है जैसे, उससे प्रकाश गिरा, इधर ऐसे टकरा के इधर उधर हो रहा है, ये है विसरित परावर्तन। तो परावर्तन जो होते हैं वो नियमित भी होते हैं और विसरित भी होते हैं, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अच्छा, अपन ने टॉपिक पढ़ा था परावर्तन के नियम, और परावर्तन के नियमों में 3 नियम अपन ने पढ़े थे, जिसमें तीसरा नियम आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण कमजोर से टकराएगी, अर्थात विरल माध्यम से टकराएगी, तो जैसे जी आएगी वैसे ही आएगी, अर्थात उसकी कला अपरिवर्तित या कलांतर 0। लेकिन यदि मजबूत से टकराएगी तो पछाड़ खा के आएगी, जाएगी यों और आएगी यों, इसे बोलते हैं स्टोक का नियम, जिसमें भी अपन ने देखा था क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही प्रतियोगी परीक्षा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी वातावरण चल रहा है परीक्षाओं का, उन पर भी निगाह रखिएगा, ताकि आपको खुद को भी एक आभास हो कि वास्तव में अपन को कितनी डेप्थ तक पढ़ाई करनी है। हल्का सा पढ़ लिया उससे कोई फायदा नहीं है, आप उसके बारे में पूर्ण पढ़े। तो ये अपन ने टॉपिक लिया प्रकाश में, और प्रकाश के अंदर भी पहला गुण लिया है, और उसका क्या नाम है, परावर्तन। आगे आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ इसी प्रकाश के कंटिन्यू वीडियो चलेंगे, उसमें आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।